तो कल हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और जिसे हार्डी क्रॉस मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कल के टॉपिक में मैंने बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये मेथड कैसा है और इसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी बातें हमने कल बताई थी। स्टिफनेस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको, और फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तक कल पहुंचे थे, फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। This method is a stiffness method which based on successive approximation. एक्चुअली कल भी मैंने बताया था कि ये जो मेथड है आपका वो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले यूनिट में हमने कंटिन्यूअस बीम, थ्री मोमेंट इक्वेशन और क्लैपियंस थ्योरम से जो पढ़ा था, तो उसमें जो हमारा रिजल्टेंट मोमेंट का जो नेट बेंडिंग मोमेंट आता है या फिर शेयर फोर्स आता था, तो वो आपका क्या आता था, एक्यूरेट रिजल्ट आता था। यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा आपका, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट का हो या फिर शेयर फोर्स का हो। एक्चुअली इसमें करते क्या है हम लोग कि फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं हम लोग, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसका मोमेंट। इसलिए इसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग अलग अलग स्पैन का, है ना, सेपरेट स्पैन का फिक्स्ड इन मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन। स्टिफनेस ऑफ स्पैन, तो स्टिफनेस ऑफ स्पैन आपका क्या होता है, आपको मैंने दो वैल्यू बताई थी, 4EI/L और 3EI/L। तो जो स्पैन हमारा फिक्स्ड होता है, मतलब बोथ एंड हमारा फिक्स्ड होता है जिस स्पैन का, एक मिनट, बोथ एंड जैसे हमारा फिक्स्ड होता है किसी स्पैन का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इसका स्टीफनेस होता है वो 4EI/L होता है। ठीक है, जब हमारा बोथ एंड फिक्स्ड हो स्पैन का, दोनों सपोर्ट ही फिक्स्ड हो, तो उसका क्या होगा, स्टीफनेस 4EI/L होगा। और वन एंड फिक्स्ड और फॉर एंड हिंज हो, वन एंड फिक्स्ड एंड दूसरा जो सपोर्ट है आपका वो हिंज सपोर्ट हो, तो हमारा जो स्टीफनेस है वो क्या हो जाता है, 3EI/L हो जाता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका स्टीफनेस के को हम लोग स्टीफनेस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीफनेस को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो K इज इक्वल टू P/डेल्टा। मैंने बताया था इसका डिफिनेशन, स्टीफनेस का क्या होता है, लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड हमारा रिक्वायर्ड है, और क्या हो सकता है, एक यूनिट रोटेशन के लिए, रोटेशन इन वन यूनिट कितना मोमेंट हमें रिक्वायर्ड है, मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट रोटेशन, तो हम लोग इसको स्टीफनेस बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी स्टीफनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लोड, एक यूनिट लोड पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, या फिर एक यूनिट मोमेंट पे कितना रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और स्टिफनेस को के से करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें कल भी हमने डिस्कस की थी। ए ई क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी होता है। अगर इसी में एल इसमें डिवाइड कर दे हम लोग, है ना, तो ये एक्सियल स्टिफनेस हो जाता है। और ये हमारा जो हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, वहां से ये निकल के आता है। और हमने जब बेंडिंग इक्वेशन से M/EI इज इक्वल टू F/Y पढ़ा था बेंडिंग इक्वेशन में, वहां से EI निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ई क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें अगर हम लोग लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आपका फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, EI/L। स्टिफनेस फैक्टर, इसमें आपको क्या क्या जानना होगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको पता होना चाहिए स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, कैरी और फैक्टर क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, तो वहां पे हम लोग यही तीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या करेंगे, स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और तीसरा कैरी ओवर फैक्टर।
ये 3 वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमारा जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाएगा। सबसे आसान मेथड एनालाइज करने का बीम का या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर का यही है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इससे हम लोग बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को, है ना, 1 वे 2 वे 3 वे और 1 स्टोरी 2 स्टोरी, जितना भी बड़ा भी स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्पैन टू द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वेयर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट, है ना। तो हमने पढ़ा था एसएफ क्या होता है, जो हमारा स्पैन होगा उसका स्टिफनेस और डिवाइडेड बाई EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और यहाँ पे ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। जैसे स्पैन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा है अलग अलग स्पैन के लिए, तो हम लोग सिर्फ स्टिफनेस ऑफ हेलो सर। स्पैन में, हाँ बोलिए। सर ज्वाइन कीजिए ना सर सबको। क्या? बोल रहा हूँ रोहित कुमार उधर वेटिंग में है सर। ओके, टाइम पे आया करो क्लास। स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ स्पैन डिवाइड बाय EI, है ना। तो ये हमने कल पढ़ा भी था, एग्जांपल से हमने देखा भी था। कैसे एग्जांपल से हमने देखा था, एक मिनट। हाँ, एग्जांपल था हमारा, एक हमने फिक्स्ड बीम लिया था और उसका स्पैन का जो लेंथ था वो L है और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है 2I। तो इसका हमने हाँ, तो स्टिफनेस फैक्टर की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक मिनट। हाँ, तो हमारा स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू जो है वो 8/L आया था। 4EI/L क्या था आपका, के का वैल्यू था, स्टिफनेस का था, उसमें हम लोगों ने फ्लेक्सर रिजिडिटी जो कांस्टेंट है हमारा उसको डिवाइड किया। अब ये जो 2I है बस ये इस I को इफेक्ट करेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसमें करेंगे, ऊपर वाले स्टिफनेस में करेंगे, नीचे वाला हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा। समझ लो बस ये EI जो है ये इसको हटाने के लिए, है ना, ताकि ये EI कट जाए ऊपर से। तो अब 4/L है ना, 4EI/L, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, EI कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो EI कैंसिल हो गया और जो इस I का जगह था वहां पे हम लोगों ने पुट कर दिया ये 2I का वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गया 8/L। यहाँ तक हमने समझ लिया था, किसी को परेशानी नहीं है इसमें। तो अगर इस टाइप का अगर स्पैन है कि बोथ इन फिक्स्ड रहेगा, 2I अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, तो इसका जो स्टिफनेस फैक्टर का वैल्यू आएगा वो 8/L स्पैन के लिए आएगा। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद ये स्टिफनेस फैक्टर बताने के बाद कैरियर फैक्टर बताया था। ये जो रेशियो होता है वो प्रोड्यूस मोमेंट टू अप्लाइड मोमेंट होता है ना। कितना आपने मोमेंट प्रोड्यूस, अपने मोमेंट अप्लाई किया, तो उसके वजह से अप्लाइड मोमेंट की वजह से जो हमारा मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, है ना, तो हम लोग का जो कैरियर फैक्टर होता है वो रेशियो होता है प्रोड्यूस मोमेंट टू द अप्लाइड मोमेंट। अब यहाँ पे मोमेंट हमने अप्लाई किया, मान लो m, यहाँ प्रोड्यूस हुआ m/2 हाफ, है ना। तो क्या हो गया आपका प्रोड्यूस मोमेंट m/2 हुआ और अप्लाइड मोमेंट क्या हुआ आपका m हो गया। तो m कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो अगर आपका फिक्स्ड दोनों सपोर्ट अगर आपका फिक्स्ड है तो वहां पे आपका कैरियर फैक्टर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हम देखो पहले ही बताए थे ये 4EI/L क्या है, के है। तो हम अभी पहले भी नोट में देखे थे कि हम लोग के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m/θ लिख सकते हैं, नहीं, m/θ।
तो एम मोमेंट अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, के इंटू थीटा, एम इज इक्वल टू के इंटू थीटा। तो के आपका क्या है, 4 EI अपॉन एल। ठीक है, तो ये एक्चुअली 4 EI अपॉन एल इंटू थीटा क्या है, आपका मोमेंट ही है। तो ये मोमेंट अगर इस पे अप्लाई करते हैं हम लोग बी पॉइंट पे, बी सपोर्ट पे, तो ये अप्लाइड मोमेंट की वजह से जो हमारा ए पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 EI थीटा अपॉन एल, इतना हमारा प्रोड्यूस मोमेंट हो रहा है। तो कैरियर फैक्टर क्या बोलता है कि ये रेशियो है प्रोड्यूस मोमेंट टू द अप्लाइड मोमेंट का। तो हमारा जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 2 EI थीटा अपॉन एल, यही ना प्रोड्यूस हुआ हमारा मोमेंट। और अप्लाइड कितना हुआ था, 4 EI थीटा बाई एल। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो एल ऊपर आ गया, 4 EI थीटा नीचे आ गया, कट पिट के क्या आ गया, ये हाफ आ गया। कैरियर फैक्टर क्या हो गया आपका, हाफ। तो जो भी फिक्स सपोर्ट होगा उसके लिए आपका कैरियर फैक्टर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैरियर फैक्टर भी क्लियर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर एक साइड आपका फिक्स्ड हो और दूसरे साइड हिंज हो, तो हिंज पे मोमेंट 0 होता है, ये हमें पहले से पता है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया 4 EI थीटा बाई एल, ये अप्लाइड मोमेंट हुआ। प्रोड्यूस क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंट 0 प्रोड्यूस हुआ, है ना। प्रोड्यूस मोमेंट इज 0 ड्यू टू हिंज सपोर्ट, क्योंकि हिंज पे कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता है, हिंज पे मोमेंट 0 होता है, तो प्रोड्यूस क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमने सीखा कि जहां पे हमारा सपोर्ट फिक्स्ड होगा वहां पे कैरियर फैक्टर क्या होगा, आपका हाफ होगा। और जहां पे हमारा सपोर्ट हिंज होगा वहां पे कैरियर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बस इतनी बात समझनी है। तो ये फिक्स सपोर्ट अगर दोनों साइड अगर फिक्स्ड रहेगा, सपोर्ट एंड हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो कैरियर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हमारा फिक्स्ड है तो वहां पे हाफ, जहां पे हिंज्ड है वहां पे 0। मतलब अगर इस टाइप का भी आपका स्पैन है और उस पे आपको कैरियर फैक्टर लिखना है, तो जहां पे फिक्स सपोर्ट है वहां पे हाफ। और हमारा ये तीनों क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है। ये तीनों क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट। और इंटरमीडिएट सपोर्ट भी फिक्स्ड की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट होता है। तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। और ये जो इंड सपोर्ट है ये क्या है, हिंज है, तो यहाँ पे 0। कैरियर फैक्टर का वैल्यू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वो आगे एक भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग को यूज करना है। बस आप ये अभी क्या करो, अभी क्या करो कि ये टर्म जान लो कि कौन कौन सा टर्म लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए यूज करेंगे। पहला बताया स्टिफनेस फैक्टर, दूसरा बताया कैरियर फैक्टर, और ये पूरा का पूरा 3 टर्म लोग यूज करेंगे, स्टिफनेस फैक्टर, कैरियर फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कैसे यूज करेंगे हम लोग एग्जाम्पल में भी उसको सीखेंगे। अभी मैं बताते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल में भी इसको हम लोग देखेंगे कैसे यूज करेंगे इन तीनों टर्म को हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, it is the ratio of stiffness factor of that span to the summation of total stiffness factor at that joint। मतलब अगर कोई स्पैन है, जैसे यहाँ पे आप स्पैन, ये स्पैन हो, तो पहले क्या करेंगे, आप सब सारे स्पैन का स्टीफनेस निकाल लोगे। सबसे सारे स्पैन का क्या निकाल लोगे, स्टीफनेस फैक्टर निकाल लोगे। स्टीफनेस फैक्टर के हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे। स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिखा ही दिया आपको। तो हम लोग चलो पहले क्या करते हैं कि सारे स्पैन का हम लोग स्टीफनेस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा ज्वाइंट है, ठीक है। और ये ए सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है, बी सपोर्ट हिंज है, और सी सपोर्ट हमारा क्या है, ये भी फिक्स्ड है, और डी सपोर्ट भी फिक्स्ड है। और ओ ए स्पैन जो है, ये वाला जो स्पैन है ओ ए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2y है। ओ बी स्पैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2y है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और ये जो पूरा जो स्पैन है ना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सारा एल के बराबर है। स्पैन जो है हमारा ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, ये सारा एल के बराबर है। मतलब इन तीनों स्पैन का लेंथ क्या है, एल ही है। तो हम लोग अगर स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टीफनेस फैक्टर का पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टीफनेस फैक्टर पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओए स्पैन का। ओए स्पैन का स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी सब, ये जो आपका ज्वाइंट है ये भी क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ज्वाइंट है आपका, है ना। तो ये क्या है, आपका फिक्स्ड है, यहाँ पे मूवमेंट होगा ओ पे। तो ओ ए स्पैन जो है ए भी फिक्स्ड है और ओ ज्वाइंट जो है आपका वो भी फिक्स्ड है। तो जब आपका दोनों एंड, दोनों सपोर्ट फिक्स्ड होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 4EI/L। स्टिफनेस क्या यूज करेंगे, 4EI/L। और कांस्टेंट जो है EI, जिसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, वो EI कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तभी तो स्टिफनेस फैक्टर निकलेगा। 4EI/L स्टिफनेस हो गया, उसमें हम लोग EI डिवाइड किए तो हमारा स्टिफनेस फैक्टर बना वो, ठीक है। तो ओए स्टिफनेस फैक्टर आपको निकालना है ओए स्पैन का। तो हम लोगों ने यूज किया 4EI/L और डिवाइड बाई EI। तो EI का जो वैल्यू था यहाँ पे, आई का वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे 2i वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, और फिर काट पीट के हमारे पास बचा 8/L। तो इसका स्पैन K1 जो हमारा आया, ये स्टिफनेस फैक्टर ओए स्पैन का हमारा 8/L आया। इसी प्रकार से हम लोग ओबी स्पैन का भी, और सिमिलरली ओसी स्पैन और ओडी स्पैन का भी हम लोग स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। स्टिफनेस फैक्टर ऑफ ओवी स्पैन इज, अब ये तो ज्वाइंट है यहाँ पे, तो ये तो फिक्स्ड है, और दूसरा सपोर्ट इसका क्या है, हिंज है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज किया 3EI/L। तो 3EI/L का वैल्यू पुट किया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 2i है, तो हम लोगों ने ऊपर में i का वैल्यू 2i पुट कर दिया, और हमारा फिर वैल्यू आ गया 6/L। तो ओबी स्पैन के लिए स्टीफनेस फैक्टर 6/L आया। सिमिलरली आप इसी तरह से ओसी स्पैन और ओडी स्पैन का स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो 4/L और 4/L आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टीफनेस फैक्टर सारे स्पैन का कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो फिर से हम लोग एक बार डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्टीफनेस फैक्टर of that span to the summation of total stiffness factor at the joint। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको इस स्पैन का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ओए स्पैन का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि ओए स्पैन का स्टिफनेस, मतलब ओए स्पैन का स्टिफनेस क्या है, K1, और बाकी इस ज्वाइंट पे जितना भी स्टिफनेस आपका ज्वाइंट पे आ रहा है उसका समेशन आपका नीचे होगा। इसी दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओए स्पैन का आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, K1 डिवाइडेड बाई सारे ज्वाइंट पे और कौन कौन सा स्टिफनेस मिल रहा है, K1 मिल रहा है, K2 मिल रहा है, K3 मिल रहा है, K4 मिल रहा है ना। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका हो गया, ओए स्पैन का। सिमिलरली अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है ओबी स्पैन का, तो हम लोग क्या करेंगे, K2 डिवाइड बाई समेशन ऑफ K। K2 आपका स्टिफनेस हो गया जिस स्पैन का आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी आपका क्या हो गया, समेशन, जिस ज्वाइंट है वो ज्वाइंट पे जितने भी स्टिफनेस मिल रहे हैं उन सब का हम लोगों ने समेशन कर दिया, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना हो ओसी स्पैन का, तो सिमिलरली K3/समेशन ऑफ K हम लोग कर सकते हैं, K3 डिवाइड बाई समेशन ऑफ K। वैसे ही अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना हो
ओडी स्पैन का, तो आप कर सकते हैं K4 डिवाइड बाई समेशन ऑफ K। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शिवम कुमार मत लिखो स्क्रीन पे, तो मुझे ठीक है, अब नहीं लिख पाओगे। चलो चलो अब क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और हम लोग सारे जो चीज़ हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, स्टिफनेस फैक्टर्स हैं, कैरियर फैक्टर है, उन सभी फैक्टर्स को यूज करके हम लोग एक एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द सपोर्ट मोमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर। ये आपका एक कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम में क्या कंडीशन है? दो या दो से अधिक स्पैन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, है ना। और दो से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तीन या तीन से ज्यादा सपोर्ट होगा तो हम लोग कंटिन्यूअस बीम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम है हमारा स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करना। सबसे पहला काम क्या है? स्टीफनेस फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, स्टीफनेस फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो, ये सपोर्ट क्या है तुम्हारा? ये सपोर्ट क्या है? हिंज है। ये सपोर्ट तुम्हारा हिंज है, ये भी सपोर्ट तुम्हारा हिंज है, और ये भी सपोर्ट तुम्हारा हिंज है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करना है। स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करना है ए बी स्पैन का। तो क्या करोगे? यहाँ पे लिख दो स्टीफनेस फैक्टर ए बी स्पैन का। ए बी स्पैन का स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? दोनों साइड क्या है? एक साइड क्या है? हिंज है, और दूसरा बी सपोर्ट क्या है? इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो बी अगर हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो मतलब उसको हम लोग फिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक सपोर्ट तुम्हारा हिंज है, और जो बी सपोर्ट है, ए सपोर्ट हिंज है और बी सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट है। इसका मतलब हिंज और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 3EI/L अपॉन EI। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी वैल्यू नहीं दिया रखा है। तो हमारा जो वैल्यू होगा, EI कट जाएगा, और 3y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। एल कितना है आपका? 6 है ना। 3 और 3, ये पूरे स्पैन का लेंथ कितना है? 6 मीटर का है। ये स्पैन 6 मीटर का है, और ये स्पैन आपका 4 मीटर का है। कैलकुलेट करना है हमें स्टिफनेस फैक्टर। तो स्टिफनेस फैक्टर क्या आ गया इस स्पैन के लिए? हाफ आ गया। इस स्पैन के लिए हाफ आ गया। सौरभ, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना मुझे। यस सर। और फिर ये सेम ही है, इधर सी आपका हिंज सपोर्ट है और जो बी है आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो इसके लिए भी क्या होगा आपका?
स्टीफनेस फैक्टर किस स्पैन के लिए, बीसी स्पैन के लिए क्या हो जाएगा 3EI अपॉन L EI। EI कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3/4 है ना। तो ये स्टीफनेस फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 3/4 और ये आ गया आपका यहाँ पे 3/4। ठीक है, इसको 3/4 लिख लो आप या फिर 0.75 लिख लो इसको। तो ये हो गया आपका स्टीफनेस फैक्टर। और स्टीफनेस फैक्टर अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे, इस पोजीशन पे कैलकुलेट करना चाहेंगे स्टीफनेस फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्टीफनेस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। ये हमारा क्या है हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ से कंटिन्यू हम लोग लाइन जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, स्पैन को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द इन्फिनिटी लेंथ। अगर यहाँ पे हमारा फिक्स सपोर्ट होता तो हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते थे उस स्पैन को, है ना। अभी जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस बीम में पढ़ा था कि जो हमारा फिक्स सपोर्ट था तो हम लोग क्या किए थे, एक हम लोग उसको क्या लिए थे, हम लोग जीरो स्पैन, हम लोग फॉल्स स्पैन कंसीडर किए थे, है ना। तो अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो तुम्हारा हिंज सपोर्ट रहेगा, अगर इंड सपोर्ट तुम्हारा अगर हिंज है या फ्रीली सपोर्टेड है, तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर को इन्फिनिटी लेंथ तक, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा सपोर्ट फिक्स्ड है, अगर तुम्हारा सपोर्ट फिक्स्ड है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, L = 0, मतलब यहाँ से तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते हो स्पैन को, है ना, यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हारा सपोर्ट हिंज है तो वहां से जितनी मर्जी चाहे उतनी एक्सटेंड कर सकते हो, लेंथ क्या रहेगा तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर तुम्हारा सपोर्ट फिक्स्ड रहेगा तो वहां पे तुम जीरो लेंथ तक एक्सीड कर सकते हो, मतलब एक्सीड कर ही नहीं सकते हो, है ना। कर भी पाओगे तो कहाँ तक, जीरो लेंथ तक, मतलब वो अगर फिक्स सपोर्ट है तो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर फिक्स सपोर्ट रहेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा जीरो, अगर तुम्हारा हिंज सपोर्ट रहेगा तो उसको इन्फिनिटी लेंथ तक तुम वहां पे एक्सटेंड कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर को, स्पैन को। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पे अगर तुम इस पे फॉर्मूला में यूज करोगे 3EI अपॉन L अपॉन EI, तो यहाँ पे अगर L का वैल्यू तुम इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अगर किसी भी चीज में डिवाइड होता है तो उसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है ना। 1/∞ क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ भी स्टीफनेस फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी तरह से जीरो हो जाएगा। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो कि अगर तुम्हारा सपोर्ट जो है वो हिंज रहे लास्ट में तो स्टीफनेस फैक्टर क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वही अगर अगर तुम्हारा फिक्स सपोर्ट रहता है तो क्या कर सकते थे, इसको हम लोग जीरो लेंथ तक एक्सीड कर सकते थे। तो अब तुम फार्मूला कुछ भी लगा लो 3EI या 4EI वाई, तो यहाँ पे अगर जीरो अगर पुट करोगे एल का वैल्यू, तो जीरो किसी भी चीज में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या करता है, इन्फिनिटी कर देता है। तो बस तुमको ये दो बात याद रखनी है कि अगर सपोर्ट तुम्हारा एंड सपोर्ट अगर फिक्स्ड हो तो उसका स्टिफनेस फैक्टर क्या लिखना है, इन्फिनिटी। अगर हिंज हो तो स्टिफनेस फैक्टर क्या लिखना है, जीरो लिखना है। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, जो हमने बोल रहा है, जो मैंने बोला वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। इसको इन्फिनिटी लेंथ तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग स्टीफनेस का फार्मूला, स्टीफनेस फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे 4EI अपॉन L इंटू EI, तो L का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करें, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है तो इसको इन्फिनिटी लेंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और L का वैल्यू लोग इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो स्टिफनेस का वैल्यू होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ के कैसे लिखा है यहाँ पे स्टिफनेस फैक्टर ए बी स्पैन, बी सी स्पैन, और यहाँ पे स्टिफनेस फैक्टर का वैल्यू हमने लिख दिया। इसी तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना चाहेंगे हम लोग, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लिखना चाहेंगे तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या पढ़ा था कि जो हमारा K1 है
और जो उस स्पैन का स्टिफनेस है डिवाइड बाय उस ज्वाइंट पे जो जो स्टिफनेस आ रहा है उसका समेशन। तो यहाँ पे ज्वाइंट क्या है, ए है, तो ए पे कौन कौन सा स्टिफनेस आ रहा है, जीरो और हाफ। इस ज्वाइंट पे दो ही स्टिफनेस आ रहा है ना, जीरो और हाफ। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो जाएगा, k1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, और डिवाइड बाय जीरो प्लस हाफ। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया? समझ में आ रहा है ये, समझ में आ रही है हमारी बात आपको सौरभ? सर इसको थोड़ा सा फिर समझा दीजिए। एक मिनट। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ का लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी स्पैन का। तो हम लोग क्या जानते हैं, k1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ k। तो k1 स्पैन पे हमारा वैल्यू है हाफ, ए पॉइंट पे क्या वैल्यू है, हाफ ही है ना स्टिफनेस का ये वैल्यू। और इसमें जो यस ज्वाइंट, सर। इस ज्वाइंट पे ए ज्वाइंट पे जो ज्वाइंट हमारा ए है उस पे ये दो वैल्यू आ रहा है, एक जीरो आ रहा है एक हाफ आ रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में समेशन कर देंगे और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ बाई हाफ 1 हो जाएगा। 0.5 डिवाइड बाई 0.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहेंगे बी पॉइंट का, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर बी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए स्पैन का जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बी ए स्पैन हो चाहे ए बी स्पैन हो, उसके लिए स्टिफनेस टोटल स्पैन का कितना है, k1 ही है, इसका भी हाफ है इसका भी हाफ है। तो यहाँ का स्टिफनेस हम लोग यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है हमें, तो यहाँ कितना स्टिफनेस है वो देखना होगा। ठीक है, और जो स्टिफनेस यहाँ पे आ रहा है उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस ज्वाइंट पर जो स्टिफनेस है उसका हम लोग समेशन डिवाइड कर देंगे। यही हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डेफिनेशन में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 0.75, यही वैल्यू है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्टिफनेस k1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ k। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.75, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा वैल्यू, जीरो 0.4 सर। ये वैल्यू 0.4 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 0.4। वैसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहेंगे बीसी का। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे बीसी स्पैन का। तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए 0.75 डिवाइड बाय इस ज्वाइंट पर जो हमारा समेशन होगा 0.5 प्लस 0.75। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बीसी स्पैन का आ गया। वैसे ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 0.75 डिवाइड बाय 0.75 प्लस 0। समझ में आ रही है बात, कैसे लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यस सर।